गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक है, अब एक छोटा सा पार्ट बाकी है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो अभी वो पार्ट हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, ये जो बोर्ड पे मैंने बनाया हुआ है दैट इज डायग्राम ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो जैसे हम लोग एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस खत्म करते हैं, विल स्टार्ट विद दिस टॉपिक। ठीक है, मैं चाहता हूं कि ये जो स्पेस है इस पे आप लोगों ने ध्यान देना है। ओके, so let's start with the advantages of potentiometer as compared to what voltmeter. Okay, so we say कि अगर मैं पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर को कंपेयर करूं तो मैं बोलूंगा पोटेंशियोमीटर जो है इट इज वेरी सेंसिटिव एंड इट इज ऑल्सो वेरी एक्यूरेट। इसका मतलब क्या है, तो जो पोटेंशियोमीटर है वो कम से कम, यानी हम लोग बोलेंगे छोटे से छोटा भी अगर वोल्टेज रहेगा या पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तो उसको प्रॉपरली डिटेक्ट करेगा। दैट इज द पार्ट ऑफ बीइंग सेंसिटिव या दैट इज द पार्ट ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। और डिटेक्ट करने के बाद उसको प्रॉपरली उसका एक्यूरेट वैल्यू मेजर भी करके देगा। सो दैट इज द पार्ट ऑफ व्हाट एक्यूरेसी। तो हम लोग बोलते हैं एज कंपेयर टू वोल्टमीटर, अ पोटेंशियोमीटर इज वेरी सेंसिटिव and it is also very what accurate. I hope you are getting this. Okay, तो ये पहला एडवांटेज है। Okay, now let's talk about second advantage. जब हम लोग पोटेंशियोमीटर को डिस्कस करते हैं तो we say we can actually measure the EMF as well as potential difference. यानी using a potentiometer we can measure EMF of a cell, as well as we can also measure पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन अ सर्किट। ठीक है, लेकिन जब मैं वोल्ट मीटर की बात करता हूं तो हम लोग सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस ही मेजर कर पाते हैं, उससे हम लोग ईएमएफ ऑफ द सेल मेजर नहीं कर पाते। अब इसका कारण क्या है, तो हम लोग बोलते हैं कि जो हमारा पोटेंशियोमीटर है तो जो पोटेंशियोमीटर है इट एक्ट्स एज आइडियल वोल्ट मीटर। और मैंने आपको बोला आइडियल वोल्ट मीटर का मतलब क्या है। अब ये हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया व्हाट इज एन आइडियल वोल्ट मीटर। तो आइडियल वोल्ट मीटर इज व्हाट व्हिच हैज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, और ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होने के कारण हम लोग बोलते हैं कि इट डज नॉट विड्रॉस एनी करंट, यानी जो मेन सर्किट है उसमें से वो करंट लेता ही नहीं है। यस, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो पोटेंशियोमीटर है इट एक्ट्स एज आइडियल वोल्ट मीटर, और वो कारण के वजह से इट कैन मेजर ईएमएफ ऑल्सो एंड इट कैन मेजर पोटेंशियल डिफरेंस ऑल्सो। ठीक है, तो ये आपको दोनों चीज अच्छे से ध्यान में रखनी है। दीज आर द टू एडवांटेजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर एज कंपेयर टू वोल्टमीटर। ठीक है, अब एक और एडवांटेज है, बट वो जो एडवांटेज है इट इज रिलेटेड टू द एक्यूरेसी ऑफ पोटेंशियोमीटर। हम लोग बोलते हैं कि जो पोटेंशियोमीटर है वो छोटे से छोटा करंट या छोटे से छोटा वोल्टेज डिटेक्ट कर पाता है, और उसका जो ऑर्डर है वो हम लोग बोलते हैं द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज 10⁻⁻⁶ वोल्ट। यानी हम लोग यहां पे माइक्रो वोल्ट्स में भी वोल्टेज जो रहेगा उसको एक्यूरेटली मेजर कर पाते हैं। सो दिस इज वन मोर व्हाट एडवांटेज ऑफ पोटेंशियोमीटर। और हम लोग इसको एक और वे में बोल सकते हैं कि अ पोटेंशियोमीटर हैज अ बेटर लीस्ट काउंट। It has a better least count, when compared with voltmeter. I hope ये क्लियर है। ठीक है, अच्छा एक और बात मैं बता देता हूं कि अगर दो डिवाइसेस हैं, यस, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास दो स्केल्स हैं। पहला वाला जो स्केल है वो स्मॉलेस्ट डिवीजन जो मेजर कर पाता है वो 1 mm का है, या स्मॉलेस्ट लेंथ जो मेजर कर सकता है वो 1 mm का है। और मेरे पास एक और स्केल है जो स्मॉलेस्ट लेंथ या शॉर्टेस्ट लेंथ जो मेजर कर पाता है दैट इज ऑफ 0.1 mm। तो ऐसे केस में मैं बोलूंगा जो सेकंड वाला स्केल है इट हैज अ बेटर लीस्ट काउंट। जो जितना छोटा मेजरमेंट कर पाए उसका लीस्ट काउंट क्या रहता है, बेटर रहता है। आई होप यू आर गेटिंग दिस। तो हम लोग बोलते हैं पोटेंशियोमीटर हैज अ बेटर लीस्ट काउंट, इट हैज अ बेटर एक्यूरेसी, इट हैज अ बेटर सेंसिटिविटी व्हेन कंपेयर्ड विद व्हाट वोल्टमीटर। तो ये सब क्या थे, दीज आर द एडवांटेजेस। ये आपके टेक्स्ट बुक में भी दिए हुए। ठीक है,
नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट इज द डिसएडवांटेज. ओके, डिसएडवांटेज एक ही है. हम लोग बोलते हैं पोटेंशियोमीटर एग्जैक्टली क्या है? इट इज अ वुडन बोर्ड जिसके ऊपर हम लोग बोलते हैं देयर इज अ लॉन्ग वायर. ओके, जिसके हम लोगों ने कुछ इस टाइप के फोल्ड्स बनाए और पूरा जो हमारा पोटेंशियोमीटर है उसको तैयार किया. ओके, तो पोटेंशियोमीटर क्या है? हम लोग बोलते हैं इट इज नॉट इजीली पोर्टेबल. वो जो वुडन बोर्ड है वो सब जगह हम लोग लेके नहीं जा सकते. ओके, लेकिन अगर मैं वोल्ट मीटर की बात करूं तो वोल्ट मीटर क्या है? इट इज अ सिंपल बॉक्स. इट इज वेरी हैंडी. उसको आप कहां पे भी लेके जा सकते हैं. इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट. आई होप यू आर गेटिंग दिस. ओके, तो सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज है पोटेंशियोमीटर का कि सबसे पहले उसको जो स्पेस लगती है वो ज्यादा है और उसको आप हर जगह पे कैरी नहीं कर सकते. ओके, वोल्ट मीटर को आप पॉकेट में भी डाल के घूम सकते हो, कोई बहुत ज्यादा आपको तकलीफ नहीं होगी. आई होप यू आर गेटिंग दिस. ओके, तो दीज वर द एडवांटेजेस एंड डीमेरिट्स ऑफ पोटेंशियोमीटर एज कंपेयर टू वॉट वोल्ट मीटर. ठीक है, अब इसके बाद जो अगला पार्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज ऑफ व्हाट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. ठीक है, अगर आपको चाहिए तो आप ये क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो. ठीक है, ओके, आई होप आप लोगों को एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस अच्छे से समझे. ठीक है, यस. अच्छा, इसमें जो भी सॉल्व एग्जांपल्स है, ओके, यानी पोटेंशियोमीटर के रिलेटेड, तो जब ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, इसकी थियरी कंप्लीट हो जाएगी, विल डिस्कस दोज सॉल्व एग्जांपल्स. ओके, यस. एनीवे, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द कंसेप्ट व्हिच इज कॉल्ड एज व्हाट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. ठीक है, तो ये कंसेप्ट जब मैं डिस्कस कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप लोगों ने टेक्स्ट बुक में जो डायग्राम दिया है वो भी एक बार देख लेना. तो वही डायग्राम को मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट किया है. ओके, यानी अगर इंस्ट्रूमेंट को मैं एकदम सामने से देखूं तो ये मैंने बनाया हुआ है फ्रंट व्यू, और इंस्ट्रूमेंट को अगर मैं ऊपर से देखूं, ओके, जो आपको ये डायग्राम दिया हुआ है, इट इज गिवन ऑन पेज नंबर 224. ये इंस्ट्रूमेंट को अगर मैं ऊपर से देखूं, ओके, तो मुझे ये जो दिख रहा है दैट इज व्हाट, दैट इज द टॉप व्यू. ठीक है, यस. अब इसका मैं आपको पहले कंस्ट्रक्शन बता देता हूं कि व्हाट एग्जैक्टली इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. बहुत ही सिंपल है और बहुत इंटरेस्टिंग है. ठीक है, यस. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो ब्लैक आपको दिख रहा है, हम लोग बोलते हैं इट इज अ नॉन मैग्नेटिक फ्रेम. नॉन मैग्नेटिक फ्रेम यानी क्या? विच इज मेड अप ऑफ अ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, यानी आयरन, निकल, कोबाल्ट, इसको छोड़ के यस कोई भी दूसरे मटेरियल का ये फ्रेम हम लोगों ने बनाया है. वो फ्रेम के ऊपर देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉपर वायर. तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? n टर्न्स ऑफ कॉपर वायर. दिस इज बेसिकली व्हाट कॉइल ऑफ वायर. ओके, यस. और दिस कॉइल ऑफ वायर, ओके, इट इज गोइंग टू कैरी व्हाट करंट. एकदम सिंपल है. ठीक है, यस. एनीवे, तो ये जो नॉन मैग्नेटिक फ्रेम है उसके सेंटर पे ये जो आपको दिख रहा है वो क्या है? हम लोगों ने वहां पे एक आयरन सिलेंडर क्या किया हुआ है? फिट किया. और ये जो आयरन सिलेंडर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज सिलिंड्रिकल आयरन कोर. क्या बोलते हैं हम लोग इसको? सिलिंड्रिकल आयरन कोर. तो मैं यहां पे नीचे लिख देता हूं, दिस इज कॉल्ड एज और ये जो पूरा असेंबली है, फ्रेम जिसके बीच में हम लोगों ने एक सिलिंड्रिकल आयरन कोर रखा हुआ, ओके, यस, उसको हम लोग क्या करते हैं? एक हॉर्सशू मैग्नेट के नॉर्थ एंड साउथ के बीच में क्या करते हैं? प्लेस करते हैं. मैं चाहूंगा कि टेक्स्ट बुक का डायग्राम आप लोगों ने रेफर करना है. प्लीज सी, अगर आप देख पा रहे हो तो एक फ्रेम है जिसके ऊपर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, उसके बीच में एक सिलिंड्रिकल एलिमेंट दिखाया हुआ एंड इट इज प्लेस्ड बिटवीन व्हाट द नॉर्थ एंड साउथ ऑफ अ हॉर्सशू मैग्नेट. ओके, आई होप आपको ये समझ में आ रहा है. ओके, पेज नंबर 224 का डायग्राम क्या करना है? रेफर करना है. ठीक है, अच्छा, अभी ये जो दोनों फेसेस है नॉर्थ एंड साउथ, ओके, वो ऐसे प्लेन नहीं है, तो वो कॉन्केव फेसेस है, यानी नॉर्थ भी कॉन्केव है और जो साउथ है वो भी क्या है? कॉन्केव है. तो वो कॉन्केव क्यों है? तो हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें यहां पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना है, ओके, उसका नेचर कैसा होना चाहिए? रेडियल होना चाहिए. ओके, तो जब मैं मैग्नेटिक फील्ड को सामने से लिखूंगा, ओके, तो ये जो रेड लाइंस है, दीज रेड लाइंस, ओके, दे आर इंडिकेटिंग व्हाट? द मैग्नेटिक फील्ड. ओके, यस. और ये सब डिटेल में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट उसमें सीखने वाले हैं. ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया. तो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग इज, ओके, अ कॉइल इज देयर एंड दिस कॉइल, ओके, इज केप्ट इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. ओके, इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यानी क्या? तो ये नॉर्थ से साउथ जो मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलने वाला है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, यस. नाउ एनीवे, जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, ओके, ये काय के लिए यूज होता है? तो बेसिकली इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट इफ देयर इज सम प्रेजेंस ऑफ करंट.
ओके। और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो है हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू वोल्ट मीटर ऑल्सो एंड इनटू एम्प मीटर ऑल्सो, ठीक है, यस। लेकिन बेसिकली ये वर्क कैसे करता है वो हमें समझना है, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूं कि जब हम लोग जो मेन सर्किट की की रहेगी, ओके, वो की को जब हम लोग क्लोज करेंगे तो ये जो कॉइल रहेगा ना उसमें से करंट फ्लो होगा। ये जो ब्लैक एरो आपको दिख रहा है ना, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, कन्वेंशनल करंट। आई होप यू आर गेटिंग दिस। जब ये कॉइल में से करंट फ्लो होगा ना तो आपको ये पता है whenever there is a current carrying conductor it will develop a magnetic field around it, okay। तो ये कॉइल क्या करता है, ये कॉइल एक खुद का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। आई होप यू आर गेटिंग दिस। और ये कॉइल जब खुद का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा तो कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जो हम लोग रेड लाइन से दिखा रहे हैं वो आपस में क्या हो गए, इंटरैक्ट हो गए। और वो जब आपस में इंटरैक्ट हो गए तो हम लोग बोलेंगे कॉइल के ऊपर एक टॉर्क एक्ट होगा। और जब कॉइल के ऊपर एक टॉर्क एक्ट होगा तो ये पूरा का पूरा जो फ्रेम है वो फ्रेम क्या होगा, मूव होगा, इट विल रोटेट। और जब ये रोटेट होगा तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो एल्यूमिनियम पॉइंटर है जो इसके टॉप पे लगाया हुआ है वो क्या होगा, वो डिफ्लेक्ट होगा। तो ऊपर से आपको कुछ ऐसा दिखेगा, डिफ्लेक्ट होता है। तो जब भी इसमें से करंट पास होगा, ओके, यस, इट विल डेवलप इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड, ओके। वो मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है, ओके, उसका वैल्यू किस पे डिपेंडेंट रहेगा, जितना ज्यादा करंट आप इसमें फ्लो करोगे उतना ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, तैयार करेगा। ये आपको आ रहा है समझ में। और जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ये कॉइल तैयार करेगा, ओके, उतना ज्यादा क्या होगा, हम लोग बोलेंगे यस, ये कॉइल क्या होगा, रोटेट होगा। आई होप यू आर गेटिंग दिस, ओके। एंड दिस पॉइंटर, ओके, विल इंडिकेट व्हाट, डिफ्लेक्शन। जब ये सिलेंडर रोटेट होगा या ये जो कॉइल रोटेट होगा तो उसको जो एल्यूमिनियम पॉइंटर अटैच किया हुआ है हम लोगों ने वो भी क्या होगा, इट विल मूव। आई होप यू आर गेटिंग दिस, ठीक है। अब ये कॉइल क्यों मूव होता है, ओके, वो भी हम लोग एक बार देख लेंगे। अगर आप इसको ध्यान से देखते हो, ओके, तो ये साइड से हम लोग बोलते हैं करंट नीचे की तरफ जा रहा है, ओके, और ये साइड से करंट क्या है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो whenever a conductor is carrying current, okay, and it is placed in an external magnetic field, okay, it will experience a force। जो हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, ओके, वहां पे हम लोग एक कंसेप्ट सीखने वाले हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ये बोलता है कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर, ओके, हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, एक्सटर्नल परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ओके, ऐसे केस में वो जो कंडक्टर है इट विल एक्सपीरियंस सम काइंड ऑफ फोर्स ड्यू टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और वो जो फोर्स का डायरेक्शन है दैट डायरेक्शन इज गिवन बाय व्हाट, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, यस। अब मैं आपको एकदम शॉर्ट में बता देता हूं ये वर्क कैसे करता है। इमेजिन करो एक कंडक्टर है विच इज कैरिंग करंट इन अ गिवन डायरेक्शन, ओके, और हम लोग बोल रहे हैं कि एक मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने अप्लाई किया है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ओके। एकदम अच्छे से आप लोगों ने ध्यान से सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो अलोंग एक्स डायरेक्शन है, हमारा जो कंडक्टर है वो अलोंग वाई डायरेक्शन है, और करंट भी कैसा जा रहा है, अलोंग वाई डायरेक्शन। तो ऐसा जो कंडक्टर है इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, और वो फोर्स जो रहेगा उसका डायरेक्शन किससे रहते हैं हम लोग, ओके, वी यूज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ओके। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यानी क्या है, बहुत सिंपल है। तो ये जो लेफ्ट हैंड है, ओके, ये लेफ्ट हैंड के हम लोग थंब, देन इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर, इसको इस तरह से अरेंज करते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू वन अनदर, ओके। ये आप लोगों ने भी ट्राई करना है। सी, थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर। थंब स्टैंड्स फॉर फोर्स, index finger stands for magnetic field, external magnetic field, and the middle finger stands for the direction of the current, okay। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो the middle finger stands for the direction in which the current is flowing in the conductor, okay। तो फोर्स के लिए हम लोग जो यहां पे सिंबल यूज करेंगे वो F है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो सिंबल यूज करते हैं वो B है, ओके। सो F B, और जो करंट के लिए है दैट इज व्हाट, I। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यानी क्या, एफ बी आई, ठीक है। अच्छा, अब
फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग क्या करते हैं, वी डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो सबसे पहले ये केस हम लोग देख लेंगे जो मैंने आपको बताया कि एक कंडक्टर है जिसमें करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, ओके, और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो लेफ्ट से राइट की तरफ है। तो अभी FBI कैसे यूज करते हैं हम लोग, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, FBI, ओके। सी फर्स्ट ऑफ ऑल जो करंट है वो ऊपर की तरफ है, तो मैंने ये हैंड जो है वो ऐसे कर लिया है, ये आपको आ रहा है समझ में, क्योंकि करंट ऊपर की तरफ है तो मिडिल फिंगर भी ऊपर की तरफ, ओके। मेरा जो इंडेक्स फिंगर है, ओके, दिस वन, द सेकेंड फिंगर, ओके, यस। तो ये जो मेरा सेकेंड फिंगर नहीं बोलना चाहिए, थंब के बाद जो है मेरा, ओके, द फर्स्ट फिंगर, ओके। तो जो मेरा इंडेक्स फिंगर है, इट इज इंडिकेटिंग व्हाट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ओके। तो मेरा जो थंब है वो थंब कहां पे बता रहा है, तो थंब जो इट इज गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड, यानी ये बोर्ड के अंदर की तरफ जा रहा है। आई होप यू आर गेटिंग दिस। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो कंडक्टर है, ओके, इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट होगा और वो फोर्स कैसा रहेगा, अंदर के तरफ रहेगा। तो ये अगर मेरा y डायरेक्शन है, ये x डायरेक्शन है, ये जो फोर्स है ना, इट विल बी अलोंग z डायरेक्शन। आई होप यू आर गेटिंग दिस। और वो जो कंडक्टर है वो अंदर की तरफ जाएगा। सपोज अगर ये कंडक्टर है तो अंदर की तरफ क्या होगा, वो खींचा जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर, यस। सेम कंसेप्ट हम लोग यहां पे भी अप्लाई करेंगे टू द कॉइल। अच्छा, एक बात ध्यान में रखो, ये जो कॉइल है ना, उसमें से करंट कितने बार फ्लो हो रहा है, n नंबर ऑफ टाइम्स, क्योंकि ये n नंबर ऑफ टर्न्स है। तो करंट जो रहेगा हम लोग बोलेंगे इस तरह से दिखाएंगे, यहां से वो एंटर करेगा करंट I, ओके, और यहां से क्या करेगा, एग्जिट करेगा। तो जब एंटर कर रहा है तो इट इज मूविंग n नंबर ऑफ टाइम्स और फिर फाइनली क्या करता है, एग्जिट करता है, ओके। एनीवे, अगर आप ये साइड पे ध्यान दें, ओके, लेट अस से इसको मैं बोल देता हूं, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। आप लोगों ने साइड AB और साइड CD पे ध्यान देना है, ओके, और सिर्फ वही दो साइड्स पे ध्यान देना है। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं इन मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। अभी आप लोगों ने सिर्फ ये दोनों साइड पे ध्यान देना है, ठीक है, यस। तो अगर आप ये साइड को देखोगे तो इसमें करंट कैसे जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो करंट अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो देखो FBI, ओके, मेरा जो मिडल फिंगर है वो मैं नीचे की तरफ दिखाऊंगा। क्यों, तो करंट नीचे की तरफ है। जो इंडेक्स फिंगर है वो एक्चुअली क्या कर रहा है, इट इज पॉइंटिंग अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मेरा थंब कहां पे आ रहा है, बाहर की तरफ। नाउ थंब विल इंडिकेट व्हाट, कि ये जो साइड है उस पर कौन सा डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होगा। तो यहां पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो कैसा हो रहा है, बाहर की तरफ हो रहा है। आई होप यू आर गेटिंग दिस, ओके, यस। तो एक साइड पे फोर्स बाहर की तरफ एक्ट होगा। अब ये वाले साइड को डिस्कस करेंगे। तो जब मैं ये साइड को देखूंगा, ओके, तो इसमें करंट कैसे जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ओके, यस, प्लीज पे अटेंशन, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। सो FBI, करंट ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, तो जो थंब है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, ओके, इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट होगा अंदर की तरफ। तो ये वाले साइड पे फोर्स अंदर की तरफ जा रहा है और ये वाले साइड पे फोर्स बाहर की तरफ आ रहा है। उसके वजह से क्या होगा, ये कॉइल इस तरह से रोटेट होगा। जब ये कॉइल रोटेट होगा, ओके, तो हम लोग बोलते हैं कि ये जो पॉइंटर है विच इज फिक्स्ड विद द कॉइल, वो भी क्या होता है, इट विल फ्लक्चुएट, इट विल ऑल्सो मूव। आई होप यू आर गेटिंग दिस, ओके, यस। जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा क्या होगा, फोर्स एक्ट होगा, उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। एकदम सिंपल है। इज दिस क्लियर, यस। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट आता है कि सर ये जो सिलिंड्रिकल कोर है, आयन कोर, इसका काम क्या है, ओके। तो हम लोग बोलते हैं जो सिलिंड्रिकल कोर है ना, ओके, उसके वजह से सबसे पहले जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रॉपरली क्या रहता है, कॉन्सेंट्रेटेड रहता है। इट इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर। और आयन कोर क्या करता है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ाता है। आयन कोर का बस उतना ही काम है। और आप ऐसे भी बोल सकते हो कि आयन कोर के वजह से ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है ना वो बढ़ जाता है, ओके। कैसे बढ़ता है तो वो हम लोग मैग्नेटिज्म टॉपिक में देखने वाले हैं। लेकिन अभी के लिए बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि जब भी करंट फ्लो होगा, ओके, इसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट होंगे, एक फोर्स बाहर की तरफ, एक फोर्स अंदर की तरफ, ओके, जिसके वजह से टॉर्क क्रिएट होगा। when two forces, okay, two equal and opposite forces, okay, when they are acting such that they are separated by a certain distance, this creates what, moment of couple। दो फोर्सेस है ना, तो क्या क्रिएट करेगा, मोमेंट ऑफ कपल। ये आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में सीखा है, ओके। तो मैं ऐसे बोल देता हूं कि यहां पे एक टॉर्क एक्ट होगा,
नाउ दिस टॉर्क इज नथिंग बट मोमेंट ऑफ कपल, एंड दिस मोमेंट ऑफ कपल इज नथिंग बट, ओके, उसका मैग्नीट्यूड कैसे बोलेंगे हम लोग? सो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज गिवन बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अभी आप पूछोगे सर यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या रहेगा? ओके, फिलहाल मैं उसको F लिख देता हूं। एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फोर्सेस, एक बाहर की तरफ है एक अंदर की तरफ है, दैट इज गोइंग टू बी द ब्रेड्थ ऑफ द कॉइल। ये लेंथ ऑफ द कॉइल है, ये ब्रेड्थ है। ओके, यस, चाहिए तो इसको मैं कैपिटल बी बोल देता हूं, लेकिन कैपिटल बी हम लोगों ने यहां पे यूज किया है। ओके, सो आई यूज स्मॉल बी, ठीक है, और ये हुआ आपका लेंथ ऑफ द कॉइल, इसको स्मॉल एल बोल देते हैं। ओके, यस, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, ये जो फोर्सेस के बीच में का जो डिस्टेंस है, दैट इज इक्वल टू व्हाट? द ब्रेड्थ ऑफ द कॉइल। अभी आप पूछोगे सर ये फोर्स जो है, ये फोर्स का वैल्यू क्या रहने वाला है? ओके, यस, तो अभी के लिए आप सिर्फ फॉर्मूला ध्यान में रखो। हम लोग बोलते हैं इट इज इक्वल टू व्हाट? आई इंटू एल इंटू बी इंटू स्मॉल बी। ओके, ये पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है ना, वो डिटेल में हम लोग सीखने वाले हैं, मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। ओके, यस, तो अभी आप लोगों ने टेंशन नहीं लेना है सर ये फॉर्मूला कहां से आएगा, डोंट वरी, ये हम लोग डिटेल में सीखने वाले हैं, लेकिन आगे के टॉपिक में सीखेंगे। अभी के लिए आपने बस ये ध्यान में रखना है कि जो फोर्स एक्ट होगा इस पे, दैट विल बी आई इंटू एल इंटू बी, वेयर एल इज व्हाट? एल इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जो कंडक्टर पे फोर्स एक्ट हो रहा है उसका लेंथ क्या है? इज दिस क्लियर? यस, आई इज व्हाट? द करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर। ओके, सो आई इंटू एल इंटू बी, व्हाट इज बी? तो हम लोग बोलते हैं बी इज नथिंग बट, ओके, बी इज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड विच वी हैव अप्लाइड, एक्सटर्नल परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड। देखो यहां पे दो मैग्नेटिक फील्ड है, एक टेम्परेरी मैग्नेटिक फील्ड है, एक परमानेंट है। परमानेंट कौन सा है? तो जो नॉर्थ से साउथ जा रहा है। और टेम्परेरी कौन सा है? तो जब हम लोग इसमें से करंट पास करते हैं तो जो फील्ड तैयार होता है वो टेम्परेरी मैग्नेटिक फील्ड है। ये क्लियर है आपको? ओके, यस, अच्छा, तो हम लोग बोलते हैं दिस इज आई इंटू एल इंटू बी। ओके, ये स्मॉल बी को मैं इधर लिख देता हूं, और एक और यहां पे टर्म आता है साइन थीटा। नाउ व्हाट इज थीटा? तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, थीटा इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड, ओके, एंड द लेंथ वेक्टर। ओके, यस, और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण हम लोग बोलते हैं कि जब कॉइल रोटेट होता है तो कौन से भी एंगल पे रोटेट हो, आपको ये ध्यान में रखना है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण, ओके, एल और बी के बीच में जब भी एंगल हम लोग मेजर करेंगे वो हमेशा हमको 90 ही मिलेगा। और अगर एंगल 90 है तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा? 1। ओके, सो हम लोग बोलेंगे जो टॉर्क रहेगा वो टॉर्क क्या रहने वाला है? इट इज गोइंग टू बी आई इंटू एल इंटू बी। ओके, इसको स्मॉल एल बोल देता हूं मैं, इंटू बी। साइन 90 इज 1 इंटू स्मॉल बी, दैट इज गोइंग टू बी आई इंटू बी। और लेंथ इंटू ब्रेड्थ, उसको मैं बोल देता हूं दैट इज नथिंग बट द एरिया ऑफ द कॉइल और एरिया ऑफ द फ्रेम। ठीक है, यस, अच्छा, इसमें लॉजिकल ऐसा है बात कि अगर करंट एक बार घूम के बाहर निकल रहा है तो टॉर्क का वैल्यू रहेगा आई इंटू बी इंटू ए। लेकिन करंट जो है तो वो n नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर है, तो करंट n नंबर ऑफ टाइम्स क्या होने वाला है, इसमें सर्कुलेट होगा, और n नंबर ऑफ टाइम्स सर्कुलेट होने के बाद एग्जिट करेगा। तो हम लोग बोलते हैं जो ओवरऑल टोटल टॉर्क ये कॉइल के ऊपर एक्ट होता है, ओके, तो इट विल बी आई इंटू बी इंटू ए, और ये एक बार करंट नहीं फ्लो हो रहा है, वो n टाइम्स फ्लो हो रहा है, तो यहां पे n का भी फैक्टर क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। ओके, इसको आप निबा भी बोल सकते हैं या NBIA भी बोल सकते हैं। ओके, ये क्लियर है? और एक और बात ध्यान में रखना है, ओके, जितना ज्यादा टॉर्क रहता है, ओके, हम लोग बोलते हैं उतना ज्यादा क्या रहता है? डिफ्लेक्शन रहता है। ओके, यस, तो इस तरह से मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर वर्क करता है। ठीक है, ये आप लोगों ने क्या करना है? नोट कर लेना है। आपके टेक्स्ट बुक में इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ है, हाँ, टेक्स्ट बुक के जो कुछ पॉइंट्स है मैं बस आपको बता दूंगा। टेक्स्ट बुक में ऐसा बोला हुआ है कि ये जो कॉइल है जिसमें n नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर है, ओके, उसका जो रेजिस्टेंस है जिसको कैपिटल G बोलते हैं, कैपिटल G स्टैंड्स फॉर व्हाट? तो रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल। तो हम लोग बोलते हैं वो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं रहता है, इट इज इन द ऑर्डर ऑफ फ्यू हंड्रेड ओम्स, यानी
शायद 75 ओम हो सकता है, 100 हो सकता है, 150 हो सकता है, 200 हो सकता है, लेकिन एकदम ऐसा 1000-2000 ओम नहीं रहेगा। ठीक है। दूसरी बात हम लोग बोलेंगे कि जो कॉइल है वो बहुत सेंसिटिव रहती है, इसमें से हम लोग ज्यादा करंट पास नहीं कर सकते। ओके, तो आपके टेक्स्ट बुक में जो दिया हुआ है, जो करंट हम लोग इसमें से पास कर सकते हैं वो कितना दिया हुआ है, इट इज अप टू 1 माइक्रो एम्पियर। बट कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे भी आएंगे, ओके, जहां पे आपको पता चलेगा कि जो करंट है इट कैन गो अप टू 10 माइक्रो एम्पियर ऑल्सो। ओके, यस, तो टेक्स्ट बुक में जो वैल्यू दी है इट इज गिवन एज 1 माइक्रो एम्पियर। ये क्लियर है? ठीक है। हाँ, इसमें आपको एक और बात ध्यान में रखनी है, ये जो टॉर्क एक्ट होगा, ओके, अब टॉर्क एक्ट होने के बाद ओके ये कॉइल इस तरह से मूव हो जाएगा। तो आपको ये भी पता है टॉर्क प्रोड्यूसेस व्हाट, रोटेशनल मोशन। तो बहुत सारे बच्चों को ये भी डाउट आता है कि सर जब टॉर्क एक्ट होगा ओके तो ये कॉइल ऐसे घूमने नहीं लगेगी। तो हम लोग बोलेंगे नहीं, उसके पीछे कारण क्या है, तो हम लोग बोलते हैं यहां पे नीचे एक स्प्रिंग अटैच है, ओके, और वो स्प्रिंग जब भी ये कॉइल घूमती है ना ओके उसके अंदर एक ट्विस्ट क्रिएट होता है, और वो ट्विस्ट के वजह से यहां पे एक रिस्टोरिंग टॉर्क भी प्रोड्यूस होता है। और वो जो रिस्टोरिंग टॉर्क है ओके टाउ आर, दैट इज गिवन बाय व्हाट, सी इंटू थीटा। जैसे आपको पता होगा एसएचएम में हम लोगों ने सीखा हुआ है कि व्हेनेवर आप स्प्रिंग को खींचोगे या कंप्रेस करोगे ओके उसको अपोज करने के लिए क्या रहता है, रिस्टोरिंग फोर्स रहता है। ओके, और वो रिस्टोरिंग फोर्स हम लोग क्या बोलते हैं, F इज इक्वल टू व्हाट, माइनस के एक्स। सिमिलरली यहां पे मैं बोलूंगा जो रिस्टोरिंग टॉर्क रहता है टाउ आर, दैट इज इक्वल टू माइनस सी इंटू थीटा। यहां पे जो K था वो K क्या था, तो K वॉज द स्प्रिंग कांस्टेंट। ये जो C है इसको हम लोग बोलते हैं ट्विस्ट कांस्टेंट। यहां पे भी आप K यूज कर सकते हैं लेकिन आपको मेंशन करना पड़ेगा। ओके, यस, कंसीडरिंग ओनली मैग्नीट्यूड वी से टाउ आर इज इक्वल टू व्हाट, C इंटू थीटा। और हम लोग बोलते हैं कि पॉइंटर एक पर्टिकुलर पोजीशन पे जाके रुक जाता है जब भी इसके ऊपर टॉर्क एक्ट होगा ना ओके, तो वो टॉर्क के वैल्यू के हिसाब से पॉइंटर यहां पे जाके रुक जाता है अगर स्टेबल करंट फ्लो हो रहा है। ओके, सो इसका मतलब क्या होगा, एक्टिंग टॉर्क ने कॉइल को घुमाया लेकिन एक पॉइंट पे जो टॉर्क था, एक्टिंग टॉर्क ओके, उसको काउंटर करने के लिए एक इक्वल रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस हो गया, जिसके वजह से वो जो कॉइल है वो पोजीशन पे आके रुक गई। और वो हमें अभी रीडिंग बता रही है, लेट अस से 20 या जो भी 20 मिली एम्पियर या 20 माइक्रो एम्पियर, जो भी रीडिंग। तो जब ये कॉइल थोड़ी सी स्टेबल हो जाती है, एक पोजीशन पे आ जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। एंड इन इक्विलिब्रियम पोजीशन वी से द एक्टिंग टॉर्क टाउ इज इक्वल टू द रिस्टोरिंग टॉर्क टाउ आर। ओके, यस, अब जो एक्टिंग टॉर्क है तो मैं क्या करता हूं, ये साइड का जो स्पेस है ना उसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। हम लोग बोलेंगे जो एक्टिंग टॉर्क है दैट इज इक्वल टू व्हाट, टाउ। दिस एक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू द रिस्टोरिंग टॉर्क इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। एक्टिंग टॉर्क इज NIBA, निबा, ध्यान में रखो। एंड रिस्टोरिंग टॉर्क इज व्हाट, उसका जो मैग्नीट्यूड है इट इज C इंटू थीटा। ओके, यस, इसको अगर रीअरेंज किया तो आपको मिलेगा I इज नथिंग बट इक्वल टू C अपॉन NBA इंटू थीटा। ठीक है, या फिर एक दूसरा रिलेशन मिलेगा, थीटा इज इक्वल टू व्हाट, NAB अपॉन C इंटू I। आई होप यू आर गेटिंग दिस। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने नोट करना है। ओके, यस, अब ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूं, देखिए यहां पे जो कंस्ट्रक्शन है वो ऐसा है कि जो नंबर ऑफ टर्न्स है कॉइल के वो कांस्टेंट है, एरिया ऑफ द फ्रेम, एरिया यानी ये जो रेक्टेंगुलर एरिया है ना वो भी कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होने वाला है। ओके, दूसरी बात जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो भी चेंज नहीं होगा क्योंकि ये एक परमानेंट मैग्नेट है, तो उसका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और यहां पे जो स्प्रिंग लगाया हुआ है नीचे हम लोगों ने, ओके, यस, ये जो स्प्रिंग है दैट इज गोइंग टू गिव यू व्हाट, द ट्विस्ट कांस्टेंट C। तो ये पूरा का पूरा जो टर्म है वो क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ कांस्टेंट टर्म। ओके, सो इसको अगर मैंने निकाल दिया तो मैं बोलूंगा द डिफ्लेक्शन थीटा, जो थीटा होगा ओके, जो भी रोटेशन का एंगल बनेगा थीटा,
it is directly proportional to the value of current I, okay, that is flowing through the galvanometer coil. जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा पॉइंटर डिफ्लेक्ट होगा, ओके, यस। इस तरह से करंट डिटेक्ट भी कर सकते हैं हम लोग और उसको मेजर भी कर सकते हैं। यहां पे एक स्केल लगाएगी, ओके, यस। अगर ये स्केल को मैं माइक्रो एम्पियर में दे देता हूं लाइक दिस, तो ये 30 माइक्रो एम्पियर, 20, 10, अगेन ये 10, 20, 30, ओके, यस। सो उस तरह से हम लोग उसको डिटेक्ट और मेजर दोनों कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का ये भी डाउट रहता है कि सर ये साइड पे भी रीडिंग्स है, ये साइड पे भी रीडिंग्स है, ओके, इसका मतलब क्या है? तो हम लोग बोलेंगे देखो, अगर करंट अगर ऐसा फ्लो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो रीडिंग आपको ये साइड पे मिलेगी, और अगर मैंने डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स कर दिया तो आपको रीडिंग ये साइड पे मिलेगी। एकदम सिंपल है। डायरेक्शन ऑफ करंट अगर मैंने रिवर्स कर दिया ना, ओके, तो जो कॉइल ऐसे मूव हो रही है वो कॉइल उल्टा मूव होगी लाइक दिस, ठीक है, यस। और जब वो उल्टा मूव होगी तो आपका जो पॉइंटर है वो ये साइड पे आएगा, ठीक है, यस। तो इस तरह से मैंने एकदम प्रॉपरली डिटेल में आपको मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर समझा दिया है। और ये जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, यस, इसको हम लोग बोलने वाले हैं दिस इज अ पिवोटेड टाइप। पिवोटेड टाइप यानी क्या? तो ये जो पूरा कॉइल है ना, ओके, ये फ्रेम, कॉइल, सिलेंडर, उसको ऐसा सपोर्ट भी है नीचे, जिसके ऊपर वो क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, ओके, यस। तो जैसे मैंने बोला, इसको और डिटेल में हम लोग सीखने वाले हैं इन द मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, यस। इसमें इसको रिलेटेड और कुछ डाउट हो गया तो आप मुझे ग्रुप पे पूछ सकते हो, ठीक है, यस। प्लीज आप लोगों ने इसको नोट कर लेना है। इसके बाद जो कंसेप्ट हम लोग सीखने वाले हैं दैट इज एप्लीकेशन ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एज एमीटर एंड एज वोल्टमीटर, ठीक है। सो प्लीज नोट दिस पार्ट, ओके। तो जो पहला एप्लीकेशन हम लोग देखने वाले हैं, ओके, दैट इज गैल्वेनोमीटर एज एमीटर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले एकदम एक सिंपल सर्किट बनाता हूं, ओके। मैं चाहता हूं आप लोगों ने ध्यान देना है कि लेट अस से दिस इज ईएमएफ, दिस इज एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ओके, और यहाँ पे एक की दिखा देते हैं। तो यहां से जो करंट फ्लो होगा वो कुछ इस तरह से होगा फिर, ओके, ये हमारा रेजिस्टेंस है, यस। और चाहिए तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी बता देता हूं लाइक दिस। अब मैं चाहता हूं आप लोगों ने पहले ये समझना है कि इफ E इज द ईएमएफ ऑफ द सेल, इफ स्मॉल r इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, ओके, तो हम लोग बोलते हैं ईएमएफ E इज नथिंग बट करंट I इनटू ब्रैकेट कैपिटल R प्लस स्मॉल r, सही है, ओके, यस। अब देखो, हम लोग बोलते हैं I विल बी नथिंग बट इक्वल टू व्हाट, E अपॉन R प्लस R, ये भी क्लियर है, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है, ओके, ये इक्वेशन में आपको ध्यान में रखना है कि करंट की वैल्यू जो है, ओके, वो कौन डिसाइड करता है या वो कैसे डिसाइड होती है। सबसे पहले ईएमएफ की वैल्यू फिक्स है, यहां पे जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है, ओके, और इंटरनल रेजिस्टेंस R है, ओके, इनका जो सम है वो डिसाइड करता है कि I का वैल्यू क्या रहेगा, ठीक है, यस। और एक पर्टिकुलर वैल्यू का करंट क्या होता है, सर्किट में फ्लो होता है। अब ये जो करंट है, ओके, ये मुझे मेजर करना है, और यहां पे मैं एक एमीटर यूज करता हूं। अब गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो बात की बात है, ओके, यस। अब मैं क्या बोल रहा हूं, सिंपली ये करंट मेजर करने के लिए मैं यहां पे एक एमीटर यूज कर रहा हूं। लेट अस से जो एमीटर मैं यूज करने वाला हूं, ओके, वो अपना गैल्वेनोमीटर है। तो जो गैल्वेनोमीटर रहने वाला है, ओके, गैल्वेनोमीटर का खुद का भी कुछ रेजिस्टेंस होता है, जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा हुआ है, फ्यू 100 ओम्स, बराबर है, ओके। तो अब क्या होगा कि जब सेम सर्किट में टू मेजर द वैल्यू ऑफ करंट, ओके, यस, आई कनेक्ट अ गैल्वेनोमीटर इन सीरीज और अ एमीटर इन सीरीज, ओके। तो मैं बोलूंगा कि अब यहां पे तो सिर्फ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं रहेंगे, इनके साथ एक और रेजिस्टेंस ऐड हो जाता है, ओके, दैट इज व्हाट गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस G। तो ऐसे केस में मैं बोलूंगा कि जो ईएमएफ का इक्वेशन रहेगा दैट विल बी व्हाट, सो इट विल बी I इनटू ब्रैकेट R प्लस स्मॉल r, लेकिन साथ में जो गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस है वो भी इसके साथ सीरीज में आ जाता है, तो वो एड अप हो जाएगा, ठीक है, यस। तो पहले जो करंट फ्लो हो रहा था वो I था,
लेते से उसको मैं आई बोलता हूं, और अभी जो नया वाला करंट है ओके उसको मैं आई डैश बोल देता हूं। ठीक है, अब इसको थोड़ा ध्यान से सुनना है। जो आपका आई डैश रहेगा वो क्या रहेगा, ई अपॉन आर प्लस स्मॉल आर प्लस जी। देखो मेरा बोलने का मतलब सिर्फ इतना है कि जब हम लोग एमीटर कनेक्ट करते हैं, ओके ध्यान से सुनना है आप लोगों ने, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग एमीटर कनेक्ट करते हैं वी ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, लेकिन एमीटर की जगह पे मैं यहां पे जी क्यों लिख रहा हूं, बेसिकली वी आर गोइंग टू यूज गैल्वेनोमीटर एज व्हाट, एमीटर। जब मैं उसको कनेक्ट करूंगा तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, सीरीज में आ जाता है, जिसके वजह से जो नेट इफेक्टिव करंट है इन द सर्किट वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, ओके यस, मैं बोलूंगा कि यहाँ पे E कांस्टेंट है, इधर भी E कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है उसका वैल्यू छोटा है, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है उसका वैल्यू बड़ा है। क्यों, तो यहाँ पे G भी आ गया है। सो वो लॉजिक से मैं क्या बोलूंगा, डेफिनेटली I डैश का वैल्यू इज व्हाट, लेस देन I। तो पहली बात, जब हम लोग एमीटर कनेक्ट करते हैं सर्किट में, ओके उसके वजह से जो इफेक्टिव करंट रहता है वो कम हो जाता है, और वो करंट अगर कम हो गया तो जो हम मेजर करना चाहते हैं रियल में, हमें रियल में आई का वैल्यू मेजर करना है, वो तो मेजर होगा ही नहीं, और जो मेजर होगा वो क्या होगा, आई डैश का वैल्यू होगा। ठीक है, यस। तो अभी इसके ऊपर सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन एकदम सिंपल है। ओके, आप ये जो जी है ना, ओके जिसके वजह से ये पूरा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, ये जी का वैल्यू क्या करो, आप मिनिमम करो, एकदम निग्लिजिबल करो। जैसे मैंने बोला था ना, आइडियल वोल्ट मीटर के लिए ओके जो गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। तो उसी तरह से आइडियल एम मीटर के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, G शुड बी, या जो ओवरऑल एम मीटर का जो रेजिस्टेंस है इट शुड बी नेग्लिजिबल और वेरी क्लोज टू 0 ओम। ये क्लियर है, ठीक है। लेकिन वो कैसे करेंगे, ओके तो वो समझने के लिए ओके फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहता हूं कि ये जो पार्ट है ये पार्ट आप लोगों ने नोट कर लेना, ठीक है। और जब हम लोग गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो एग्जैक्टली क्या अरेंजमेंट करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले इसको क्या करना है आप लोगों ने अच्छे से नोट डाउन कर लिया, ठीक है। तो मैंने ये साइड का पार्ट क्या किया, इरेज कर दिया, ठीक है, यस। अच्छा, अभी मैंने इसको नेम कर दिया, ये पॉइंट को एक्स बोला है और ये पॉइंट को वाई बोला है। अब जो मैं डायग्राम बताने वाला हूं ओके दैट विल बी ओनली फ्रॉम एक्स टू वाई, यानी सिर्फ अभी इतना ही पार्ट हमें स्टडी करना है, ओके उसमें हम लोग समझ जाएंगे कि गैल्वेनोमीटर को एम मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि यदि मुझे एम मीटर कनेक्ट करना है तो आइडियल एम मीटर में जी का वैल्यू क्या होना चाहिए, निग्लिजिबल होना चाहिए। अब प्रैक्टिकली हम लोग इसको निग्लिजिबल तो नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग इसको एक डेफिनेटली लोअर वैल्यू पे लेके आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट अस से जी का वैल्यू 100 ओम है, तो 100 ओम को हम लोग यस व्हाट वी कैन डू इज वी कैन रिड्यूस इट टू लाइक 1 ओम या 0.5 ओम, ऐसा कुछ तो भी कर सकते हैं हम। तो कैसे करते हैं, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले यहां पे मैं ये ब्रांच बना देता हूं, लेट अस से दिस इज योर पॉइंट एक्स, ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ठीक है। दिस इज योर गैल्वेनोमीटर और ये आपका पॉइंट वाई है। अब अगर आपको गैल्वेनोमीटर का जो कॉइल रेजिस्टेंस है, ये कॉइल रेजिस्टेंस अगर आपको कम करना है, ठीक है, तो आप यहां पे एक लो वैल्यू रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा देते हैं, और ये जो लो वैल्यू रेजिस्टेंस जो है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज अ शंट रेजिस्टेंस, ओके यस। ये आपको आ रहा है समझ में, एकदम सिंपल है। मैं आपको इसका एक एग्जांपल बता देता हूं। लेट अस से जी का वैल्यू जो है वो 100 ओम, और जो शंट का वैल्यू है, शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू ओके यस, इट इज सिंपली व्हाट, इट इज 1 ओम। अब इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो पैरेलल में है। लेट अस से वो जो कॉम्बिनेशन है ना उसको मैं बोल देता हूं जी डैश। तो आपको ये पता है पैरेलल में जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, 1/G प्लस 1/S, बराबर है। ये आपका कितना बन जाता है, इसमें भी 1/100 प्लस 1/1 दैट इज इक्वल टू व्हाट, 1/G डैश। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई आपने अगर किया तो ये हो जाएगा 1 प्लस 100/100, ओके। आई होप यू आर गेटिंग दिस। ये आपका 1/G डैश हो गया। सो G डैश का जो वैल्यू हो जाएगा दैट विल बी 100
अपॉन 101 दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, क्योंकि ये 0.99 या 98 ऐसा कुछ तो भी आएगा। बोलने का मतलब क्या है, 100 ओम रेजिस्टेंस को ओके अगर मैंने 1 ओम पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो जो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो जाएगा, लेट अस से उसको मैं जी डैश बोल देता हूं, वो जी डैश का वैल्यू क्या हो जाता है, इट बिकम्स वेरी लेस। देखो 100 ओम का जो रेजिस्टेंस था 100 ओम का, उसका वैल्यू कितना हो गया, 0.99 ओम हो गया। आई होप यू आर गेटिंग दिस, ओके यस। तो ये भी पार्ट आप लोगों ने क्या करना है, नोट कर लेना है, ओके। ये एक एग्जांपल है समझाने के लिए कि शंट रेजिस्टेंस किस तरह से काम करता है, ठीक है, ये क्लियर है। अच्छा, दूसरा एक और एडवांटेज है शंट रेजिस्टेंस का, वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूं। हम लोगों ने ये भी देखा था कि जो गैल्वेनोमीटर है वो ज्यादा करंट नहीं ले सकता है, ओके। वो करंट किस में ले सकता है, फ्यू माइक्रो एम्पियर ले सकता है, मे बी 1 माइक्रो एम्पियर, 2 माइक्रो एम्पियर, 5 माइक्रो एम्पियर। और हम लोग बोलेंगे जो एमीटर है, तो एमीटर जो करंट मेजर करता है, ओके, इट कैन बी इन मिली एम्पियर्स ऑल्सो एंड इट कैन बी इन एम्पियर्स ऑल्सो, यानी 10 एम्पियर का भी करंट फ्लो हो सकता है। तो ऐसे केस में जो करंट फ्लो हो रहा है आई, लेट अस से अगर उसका वैल्यू 10 एम्पियर है और गैल्वेनोमीटर ज्यादा से ज्यादा कितना सस्टेन कर सकता है, लेट अस से मैं बोल रहा हूं 10 माइक्रो एम्पियर कर सकता है। तो ऐसे केस में अगर 10 एम्पियर उसमें से फ्लो हो जाता है तो वो कॉइल क्या हो जाएगा, इट विल गेट बर्न, इट विल गेट डैमेज्ड और आपका पूरा डिवाइस खराब हो जाएगा। तो शंट रेजिस्टेंस का एक और एडवांटेज है, वो क्या करता है, मैक्सिमम करंट जो है वो अपने में से बाईपास कर देता है और इसमें से जो फ्लो होगा दैट विल बी द स्मॉल वैल्यू ऑफ द करंट। आई होप यू आर गेटिंग दिस। तो ये जो एडवांटेजेस ऑफ शंट रेजिस्टेंस है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके, उसका टेंशन नहीं लेना है आप लोगों ने। लेकिन मैंने आपको बता दिया, एडवांस में बता दिया कि शंट रेजिस्टेंस जो है, पहले तो वो इफेक्टिव जो रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का उसको बहुत कम कर देता है, और दूसरी बात यह है कि जो करंट उसमें से फ्लो होने वाला है गैल्वेनोमीटर में से, ओके, जो बहुत ज्यादा करंट फ्लो होने वाला है उसको बाईपास कर देता है, अपने थ्रू बाईपास कर देता है। और इसके पीछे लॉजिक क्या है, तो बहुत सिंपल है। देखो शंट रेजिस्टेंस क्या है, इट इज अ लो वैल्यू रेजिस्टेंस। तो करंट कौन सा पाथ सिलेक्ट करेगा, करंट वो पाथ सिलेक्ट करेगा जहां पे रेजिस्टेंस क्या हो, मिनिमम हो। तो मैक्सिमम 99% करंट यहां से फ्लो हो जाएगा, मे बी 1% करंट जो है इट विल फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर। इस तरह से शंट रेजिस्टेंस क्या करता है, गैल्वेनोमीटर को प्रोटेक्ट भी करता है, ठीक है, यस। आई होप आपने ये नोट कर लिया है, ओके। ये पार्ट को मैं इरेज कर देता हूं, ओके। अब एक और इंपॉर्टेंट बात है, जो करंट ओके शंट रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाला है उसको हम लोग आईएस बोल देते हैं, ओके। लेट अस से ये जो दो पॉइंट्स है ना, इसको मैंने ए बोल दिया, ये पॉइंट को मैंने बी बोल दिया, ओके। कैन यू सी दिस, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। कैन आई से द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ओके, यस, इज नथिंग बट इक्वल टू, it will be equal to is into s and it will be also equal to ig into g। अब ये समझाने के पहले तो मैं ऐसा बोलूंगा कि ये जंक्शन पे जो हमारा जो मेन करंट है I एट जंक्शन ए, यहां पे लिख देता हूं मैं, I it gets divided as what, ig plus is। Ig is the current flowing through the galvanometer coil and Is is the current that is going to pass through the shunt resistance, okay। और यहां पे मैंने ओम्स लॉ अप्लाई किया है। कैन आई से पॉइंट ए एंड बी के बीच में दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में, तो मैं बोलूंगा VAB विल बी इक्वल टू व्हाट, Is इंटू कैपिटल एस, बराबर है, क्योंकि शंट रेजिस्टेंस इज बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी एंड ऑल्सो VAB इज इक्वल टू व्हाट, Ig इंटू द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो ये इक्वेशन आपको आ गया समझ में, ओके। बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन, ओके, पहले तो मैं ये इक्वेशन का एक और फॉर्म बता देता हूं आपको। कैन आई से Is इज इक्वल टू व्हाट, I माइनस Ig, ओके, यस। तो ये वाला जो है ये इक्वेशन अभी हम लोग यूज करने वाले हैं। कैसे, तो Is के जगह पे मैं क्या लिखता हूं, I माइनस Ig इंटू एस इज इक्वल टू Ig इंटू जी, ओके। इसको अगर मैंने रीअरेंज किया तो मुझे मिलेगा S इज इक्वल टू वॉट, IG अपॉन I माइनस IG इंटू जी। आई होप आपको ये क्लियर है, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग शंट रेजिस्टेंस जो है, अगर आपको IG का वैल्यू पता है कि मैक्सिमम कितना आप भेज सकते हो, ओके, और आपको I का वैल्यू पता है
कि ये सर्किट में ओके 30 एम्पियर का करंट मैक्सिमम फ्लो हो सकता है ओके। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आईजी एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आई के लिए ओके यस आप शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या कर सकते हो, डिटरमाइन कर सकते हो। आपको जी का वैल्यू पहले से ही पता है, ठीक है यस। तो इफ यू नो कि हमें आईजी में से मैक्सिमम कितना करंट भेजना है और जो सर्किट में हम लोग इसको अप्लाई करने वाले हैं गैल्वेनोमीटर एज एमीटर, उसमें से मैक्सिमम करंट कितना फ्लो होने वाला है, अगर वो आपको पता है तो आप शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात ऐसी है कि मैं बोलता हूं लेट आई बी इक्वल टू एन टाइम्स आई जी। एक रिलेशन बोल दिया, जो टोटल करंट है लेट इट बी एन टाइम्स आई जी ओके। तो ये अगर मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया तो अभी मेरे पास स्पेस नहीं है, ये पार्ट को मैं एरेज कर देता हूं, तो हमें यहां पे क्या मिलेगा ओके। ये सब्स्टिट्यूशन के बाद एस विल बी इक्वल टू आई जी अपॉन एन टाइम्स आई जी माइनस आई जी इंटू जी ओके। इसमें से मैं आई जी को कॉमन ले लेता हूं, यहां से भी आई जी बाहर ले लेता हूं मैं, तो ब्रैकेट में क्या बाकी रहेगा एन माइनस वन इंटू जी। सो आई जी एंड आई जी कैंसिल हो गया ओके। आपको एक रिलेशन मिलेगा एस इज नथिंग बट इक्वल टू जी अपॉन एन माइनस वन। यानी अगर आपको ये एन फैक्टर भी पता है, एन को हम लोग करंट रेशियो भी बोल सकते हैं ओके यस। तो एन यानी क्या रहेगा, इट विल बी द रेशियो ऑफ टोटल करंट टू द करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर। अगर आपको एन का भी वैल्यू पहले से पता है तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला ओके। इसको हम लोग रीअरेंज भी कर सकते हैं, रीअरेंज करके क्या मिलेगा हमें ओके, यू विल गेट जी इज इक्वल टू व्हाट एन माइनस वन इंटू एस, ठीक है यस। एनीवे आई होप आपको ये पार्ट समझा है, ठीक है। अब इसमें एक और छोटा सा पार्ट है कि सपोज अगर मैं बोलता हूं I इज इक्वल टू आई जी प्लस आई एस। अब मैंने वहां पे आई एस को क्या लिखा था, I माइनस आई जी ओके। लेट अस से मैं बोलता हूं आई जी क्या रहेगा, इट विल बी I माइनस आई एस, सही है ओके। अगर ये इक्वेशन में इसमें सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, लेट अस से दिस इज योर रिजल्ट नंबर 2, तो मुझे क्या मिलेगा ओके। प्लीज सी वी ए बी इज इक्वल टू आई एस इंटू एस विल बी इक्वल टू आई जी। आई जी का वैल्यू क्या है, तो आई जी का वैल्यू जो है दैट इज आई माइनस आई एस इंटू जी। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं ओके तो हमें क्या मिलेगा ओके, विल सी एस इज इक्वल टू आई माइनस आई एस ओके अपॉन आई एस इंटू जी ओके। तो ये इक्वेशन को अगर हम लोगों ने रीअरेंज किया तो हमें क्या मिलेगा, एस विल बी इक्वल टू व्हाट I माइनस आई एस ओके अपॉन आई एस इंटू जी ओके। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि शंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए ये एक और फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला हमारे पास ये था दिस वन, एंड दिस इज अगेन वन मोर फॉर्मूला यूजिंग विच वी कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस, ठीक है। और अगर मैं बेसिकली इसको अगर ये ब्रैकेट ओपन कर देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, तो ये इक्वेशन को मैं यहां पे लिखता हूं आई एस इंटू एस विल बी इक्वल टू जी इंटू आई माइनस जी इंटू आई एस। आई एस के जो भी टर्म्स है वो साथ में ले लेते हैं, तो हमें मिलेगा आई एस इंटू एस, ये नेगेटिव टर्म उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जी इंटू आई एस विल बी इक्वल टू व्हाट जी इंटू आई, ठीक है। अच्छा इसमें से हम लोग आई एस कॉमन ले लेते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, दिस गोइंग टू बी एस प्लस जी विच इज इक्वल टू जी इंटू आई। यहां तक क्लियर है। इसको ही रीअरेंज अगर हमने किया तो हमें मिलेगा I अपॉन आई एस ओके यस। तो ये आई एस इधर आ रहा है तो जी इधर आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, सो दिस विल बिकम एस प्लस जी अपॉन जी, और यू कैन से आई एस अपॉन आई इज इक्वल टू जी अपॉन एस प्लस जी ओके। आई होप ये आपको क्लियर है ओके। आई एस अपॉन आई इज इक्वल टू जी अपॉन ओके एस प्लस जी। तो ये भी आपके इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है, चाहिए तो इनको आप लोग नंबर कर सकते हो। मैं अभी फिलहाल इसको क्या करता हूं ओके, ब्लॉक बना देता हूं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज द रेशियो ऑफ ओके द टोटल करंट टू द फ्रैक्शन ऑफ द करंट दैट इज पासिंग थ्रू द शंट रेजिस्टेंस। ये आपके बुक में भी दिया हुआ है ओके। मैं चाहता हूं कि आप लोगों ने टेक्स्ट बुक पे जाना है, टेक्स्ट बुक में उन्होंने यूजेस ऑफ शंट रेजिस्टेंस बोले थे ओके, तो एक बार वो हम डिस्कस कर लेते हैं। एक्सप्लेन करते वक्त तो मैंने बताया था शंट रेजिस्टेंस के यूजेस क्या है, लेकिन स्टिल विल रीड दिस यूजेस।
पहला यूज दिया हुआ है, इट इज यूज टू डाइवर्ट अ लार्ज पार्ट ऑफ टोटल करंट बाय प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेट पाथ एंड दस इट प्रोटेक्ट्स द इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम डैमेज। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था कि यहाँ पे जो ओवरऑल टोटल करंट आ रहा है वो एम्पियर्स में रहता है, और हमारा जो गैल्वेनोमीटर कॉइल है ओके मैक्सिमम कितना ले सकता है, वो 10 माइक्रो एम्पियर ले सकता है। ओके, तो जो भी करंट टोटल फ्लो हो रहा है उसमें का मेजॉरिटी करंट थ्रू शंट रेजिस्टेंस पास होता है, जिसके वजह से हम लोग बोलते हैं अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ करंट Ig पासेस थ्रू द गैल्वेनोमीटर कॉइल, जिससे गैल्वेनोमीटर प्रोटेक्टेड रहता है। ठीक है, सेकंड हम लोग बोलते हैं इट इंक्रीजेस द रेंज ऑफ एमीटर। देखिए अगर मैं डायरेक्टली यूज करता हूं ओके, मैं शंट रेजिस्टेंस यूज नहीं करता ओके, तो मैं बोलूंगा मैं ऐसा ही एमीटर बना सकता हूं ओके, जो करंट मेजर करें, लेकिन लेट अस से अगर मैं बोलता हूं Ig का मैक्सिमम वैल्यू 10 माइक्रो एम्पियर हो सकता है, तो हम लोग वो करंट मेजर करेंगे विच इज लेस देन 10 माइक्रो एम्पियर। आई होप यू आर गेटिंग दिस। देखो एकदम सिंपल बात है, अगर गैल्वेनोमीटर कॉइल जो है वो 10 माइक्रो एम्पियर का करंट सस्टेन कर सकती है, और मैं अगर शंट रेजिस्टेंस यूज नहीं कर रहा, तो इसको फिर मैं किसके लिए यूज करूंगा गैल्वेनोमीटर को, टू मेजर द करंट्स विच आर लेस देन 10 माइक्रो एम्पियर और मे बी विच आर लेस देन 5 माइक्रो एम्पियर। लेकिन शंट रेजिस्टेंस लगाने की वजह से ओके हम लोग क्या बोलते हैं, वी कैन नाउ यूज दिस गैल्वेनोमीटर एज एन एमीटर टू मेजर द करंट्स विच आर ऑल्सो इन द रेंज ऑफ एम्पियर्स। ओके, तो आप इसका रेंज इस तरह से क्या कर देते हो, बढ़ा देते हो। ओके, यानी पहले 10 माइक्रो एम्पियर मेजर कर रहे थे, अभी आप उसको 30 ओके एम्पियर तक भी मेजर कर सकते हैं, 50 एम्पियर तक भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, यस, तो अपर साइड हम लोगों ने बढ़ा दी है। नेक्स्ट हम लोग बोलते हैं कि डिक्रीजेस द रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स विच इट इज कनेक्टेड। ओके, इसका मतलब क्या, तो पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच में अगर शंट रेजिस्टेंस में नहीं लगाता हूं पैरेलल में, तो यहां पे ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या रहता है, G। और जैसे मैंने बोला था कि लेट अस से अगर G का वैल्यू 100 ओम और आप अगर सिंपली 1 ओम का भी शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा देते हैं ओके, तो इसके वजह से जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस रहता है वो एकदम कम होके 0.99 या 0.98 ओम हो जाता है। तो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का वो क्या करता है, शंट रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज गैल्वेनोमीटर एज एमीटर देख लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में ये टॉपिक का थ्योरी पूरा कंप्लीट हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर एज वोल्टमीटर, और फिर थर्मो ईएमएफ का कंसेप्ट है। ओके, एंड फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर वील आल्सो स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स। ठीक है, सो आज का लेक्चर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्टॉप करते हैं।